हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल साइको फॉर यू। होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं हूं संदीप। आपको पता है कि हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड सेशन चल रहा है, जिसमें हम डे वाइज डे क्लासेस कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने काफी क्लासेस डिस्कस कर लिए हैं, उसमें काफी टॉपिक हमने कर लिए हैं। जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, हमसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो हमारे प्रीवियस जो लेक्चर हैं वो देख लें, ताकि आप वीडियो के साथ कनेक्ट कर जाएं। ठीक है, हमारे चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। गाइस, चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। अगर मैं प्रीवियस टॉपिक की बात करूं तो हमने लर्निंग की थ्योरीज, आपको पता है, वो हम कर रहे थे, है ना। लर्निंग में हमने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी हमने कर ली है। ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी हमने कर ली है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी हो गई, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी हो गई, और हमने जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो था ट्रायल एंड एरर लर्निंग। ठीक है, ट्रायल एंड एरर लर्निंग ये भी हमने कॉन्सेप्ट कर लिया है। गाइस, इन तीनों कॉन्सेप्ट के बाद जो आज हम कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो मीन्स ठंडे दिमाग से बैठ जाइएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इसमें जो हम कॉन्सेप्ट करने वाले हैं उसको मैं अनाउंस कर देता हूँ। आज हमारे कॉन्सेप्ट का नाम है, वो है इनसाइट लर्निंग थ्योरी। ठीक है, इनसाइट लर्निंग थ्योरी। ठीक है, ये आज हम अपना कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं अंतदृष्टि का सिद्धांत। अंतदृष्टि का सिद्धांत बहुत ही अच्छा सिद्धांत है। ये सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जो इनके साथ रिलेट नहीं करता, क्योंकि इसमें हमने ज्यादातर ये देखा है कि इसमें इन सिद्धांत की अगर बात करें तो इन थ्योरीज में ज्यादातर प्रैक्टिस का यूज होता था, कि बच्चे को किसी भी एक्टिविटी को सिखाने के लिए, लर्निंग के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करवाई जाती थी। लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस इसमें आ जाती थी। लेकिन इनसाइट लर्निंग थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जिसमें हम देखेंगे कि हमें प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। सो जो ये सिद्धांत देने वाले थे, मीन्स जिन्होंने यह सिद्धांत दिया था, ठीक है, तो पहले हम उसकी बात कर लेते हैं और हम इस थ्योरी को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। गाइज, हमारे पास इनसाइट लर्निंग थ्योरी है, जिसको हम अंतर्दृष्टि का सिद्धांत बोलते हैं। तो मैंने आपको कहा है कि हम जो मीन्स जिन्होंने यह सिद्धांत दिया था, हम पहले उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास बेसिकली तीन साइकोलॉजिस्ट आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम इसमें है कोलर। ठीक है, सेकंड इसमें आता है हमारे पास कॉफका, और लास्ट हमारे पास है इसमें वर्दीमीर। ठीक है, कोलर, कॉफका और वर्दीमीर, ये तीन ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिनको हम बोलेंगे समग्रवादी, जिनको हम समग्रवादी बोलते हैं, और इंग्लिश में हम इसको गेस्टाल्टिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो इस थ्योरी को गेस्टाल्ट थ्योरी भी बोल देते हैं। ठीक है, इसको हम गेस्टाल्ट थ्योरी भी बोल सकते हैं, इनसाइट लर्निंग थ्योरी भी बोल सकते हैं, इनसाइटफुल लर्निंग थ्योरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, और जो ये तीनों पर्सन थे, इनको हम समग्रवादी बोलते हैं। हम यहाँ पे गेस्टाल्ट होता क्या है इसकी बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारे यहाँ पे वर्दीमीर थे, इसके बारे में आपको बता दूं कि जो वर्दीमीर थे, इसके बारे में आपने ये याद रखना है कि इन्हें फादर ऑफ गेस्टाल्टिज्म बोलते हैं। ठीक है, फादर ऑफ गेस्टाल्टिज्म कहने का मतलब कि इन्होंने समग्रवाद की नींव रखी थी। ठीक है, समग्रवाद की नींव इन्होंने ही रखी थी। ये याद रखना कि बर्दीमीर ने समग्रवाद की नींव रखी थी, और उसके बाद कोलर और कॉफका और बर्दीमीर ने तीनों ने मिलकर के इनसाइट लर्निंग थ्योरी दी। इसमें इन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया था। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट के बेस पे ही इन्होंने यह डिसाइड किया कि कैसे एक बच्चा अपने मन में एक इंसाइट बना करके, अंतर्दृष्टि बना करके किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। उसके लिए उसे प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं होती, उसके लिए जस्ट होता है उसको अंतर्दृष्टि की जरूरत। तो अंतर्दृष्टि क्या है, गेस्टाल्ट क्या है, इसकी बात हम कर लेते हैं। गाइस, जैसा कि हम यहाँ पे बात कर लेते हैं गेस्टाल्ट की, तो गेस्टाल्ट को बोलते हैं समग्र। ठीक है, समग्र, देखो सिंपली आप ये याद रखना कि समग्र का मतलब होता है संपूर्ण। ठीक है, इसमें आप ये वर्ड याद रखना, संपूर्ण मतलब अब किसी भी चीज को, मीन्स इसको हम बोल सकते हैं सारा।
जैसे कि किसी भी चीज को पूर्ण रूप से उसको समझना, ठीक है, जो जो आपके लिए प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को पूरे तरीके से ऑब्जर्व करना या देखना। मीन्स इसमें हम यह कह सकते हैं कि किसी समस्या को हल करने के लिए उसे पहले पूर्ण रूप से समझना होगा या उसके बारे में सोच विचार करना होगा। तो ये हम सिंपली कह सकते हैं समग्र। समग्र मतलब कि संपूर्ण, या हम कह सकते हैं कि होल सिचुएशन को समझना, ठीक है, होल सिचुएशन को समझना। इसके लिए एक वर्ड यूज होता है होलिस्टिक, ठीक है। तो ये वर्ड आप याद रखोगे, इसके लिए एक वर्ड यूज होता है होलिस्टिक। होलिस्टिक का मतलब ही होता है कि पूरी सिचुएशन को समझना, ठीक है। तो ये ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है, ये ऐसे मीन्स जो गेस्टाल्टिज्म थे या समग्रवादी थे, इनका मानना था कि किसी भी समस्या को हल करने के लिए हमें बार बार अभ्यास करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। इनका मानना ये था कि हमें उस समस्या के बारे में सोच विचार करना चाहिए, उसके बारे में उस समस्या के बारे में इतना सोचो कि हल आपके अपने आप ऑटोमेटिकली आपके मन में जो हल होता है, जो सोल्यूशन होता है, वो आपके मन में आ जाए, ठीक है। तो किसी भी समस्या को हल करने के लिए उसको पहले देखो, उसको पूर्ण रूप से आपने क्या करना है, समझना है, ऑब्जर्व करना है, देखना है। इनका ये मानना था। इसलिए गेस्टाल्ट को हॉलिस्टिक आप बोल सकते हो, इसलिए इनसाइट लर्निंग थ्योरी को आप हॉलिस्टिक अप्रोच भी कह सकते हो, ठीक है। सो हॉलिस्टिक अप्रोच की अगर बात आए तो उसमें आप ये चीज ऐड कर सकते हो कि अपनी अंतदृष्टि का प्रयोग करके। तो गेस्टाल्टिज्म जो थे मीन्स ये समग्रवादी थे, इनका मानना था कि बच्चों में या ह्यूमन बीइंग में या किसी भी जानवर की अगर बात करें, ठीक है, तो उसमें एक समझ होती है, तो वह अपनी समझ के आधार पे ही किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ठीक है। सो गेस्टाल्ट में मेनली हम पढ़ेंगे यहाँ पे अंतदृष्टि, कि बच्चों में एक तरीके की अंतदृष्टि होती है। तो ये आप लिख सकते हो, अंतदृष्टि के बारे में भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ आपको, थोड़ा ऊपर ही लिखवा देता हूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं हम। गेस्टाल्ट में हमारे पास इसका मेन आता है अंतदृष्टि, ठीक है, जिसको हमने कहा इंसाइट। तो इंसाइट है क्या, तो यहां पे हम ये लिख लेते हैं, प्राणियों में एक ऐसी समझ होती है जो किसी भी समस्या को हल करने में सहायता करती है। तो अंतदृष्टि एक तरीके की समझ ही होती है, ठीक है, जहां हमारे मन में एक तरीके के विचार होते हैं, ठीक है। तो ये भी कह सकते हो आप, मन में आए विचार, ठीक है। देखो, बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती हैं जिसके लिए हमें अपने माइंड का यूज करना पड़ता है। सो सिंपली माइंड में विचार ही तो आते हैं, है ना। तो इसमें जो भी हम थिंकिंग क्रिएट हो रही है, सो वो थिंकिंग किसी मींस प्रॉब्लम को हल करने के लिए हम कह सकते हैं कि एक तरीके की ऑप्शनल थिंकिंग होती है या अल्टरनेटिव थिंकिंग होती है ना। हम बहुत सारे विचार लेकर के आते हैं हमारे मन में, और उन विचारों में से एक विचार का यूज करके हम किसी भी समस्या को हल कर देते हैं, ठीक है। विचार हमारे मन में बहुत सारे आते हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे विचारों में बहुत सारी जो थिंकिंग होती है अलग अलग तरीके की, जिसको मैं ऑप्शनल थिंकिंग बोल सकता हूं। इसको आप ऑप्शनल थिंकिंग या अल्टरनेटिव थिंकिंग भी बोल सकते हो, कि मीन्स
बहुत सारे विचार आना दिमाग में, और उन सारी थिंकिंग में से एक थिंकिंग यूज होती है जो कि किसी समस्या को हल करने में हेल्प करती है। तो ये चीज हम जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें भी देखेंगे। तो यहाँ पे होप कि आप गेस्टाल्ट के बारे में भी समझ गए होंगे कि गेस्टाल्ट का मतलब होता है किसी भी सारी सिचुएशन को समझना, है ना। किसी भी मीन्स सिचुएशन को समझने के लिए उसे संपूर्ण रूप से देखना। इनका मानना ये था कि अगर आप किसी बच्चे को प्रॉब्लम दे रहे हो किसी भी तरीके की सॉल्व करने के लिए, तो उसको थोड़ा समय देना चाहिए ताकि वह पूरी प्रॉब्लम को देखे, ठीक है, उसको समझने की कोशिश करे, ठीक है। सो उसको उतना समय दो कि वह प्रॉब्लम को समझे, देखे, जांच कर ले, उसके बारे में परख ले, है ना। तो फिर वह समस्या को सॉल्व कर सकता है। तो इसलिए इसको बोला है हमने हॉलिस्टिक। हॉलिस्टिक मतलब कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें उसको पूर्ण रूप से समझना होगा। तो ये आप याद रखोगे। और जब मीन्स उस समस्या का सोल्यूशन आपके मन में आ जाता है, उसको हम बोलेंगे एक तरीके से अंतर्दृष्टि की। वह एक तरीके की इंसाइट आपके मन में क्रिएट हो गई है जो भी उस समस्या का सोल्यूशन होगा। क्लियर है? तो इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। सो भाई जैसा कि हमने यहाँ पे बात की कि समग्र में हमने गेस्टाल्ट में हमने देखा कि भाई पूरी सिचुएशन को समझ करके हम किसी समस्या को हल कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो एक्सपेरिमेंट करने से पहले जैसा कि मैं हर बार आपको जो भी हमारी थ्योरी होती है उसके एम के बारे में बात करता हूँ, तो यहाँ पे भी हमारी थ्योरी में यहाँ पे भी इसका एक एम था, उद्देश्य था। तो उद्देश्य क्या था कि जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मीन्स जो भी ह्यूमंस हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, तो ह्यूमन बीइंग में हम कह सकते हैं कि इंसाइट इंसाइट को फाइंड करना, आप ये कह सकते हो कि प्राणियों में जो अंतर्दृष्टि होती है उसको क्या करना, फाइंड करना। ये समग्रवादी थे जो, या कोलर कोफ्का वर्दीमीर थे, उनको उनका यह मानना था कि क्या उसमें एक तरीके की इंसाइट होती है। सो उनको फाइंड करना ही यह उनका एम था, ठीक है। तो ये एम अपनी आप कॉपी पे लिख सकते हो। इसमें जो भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, सो एक्सपेरिमेंट के लिए एक्सपेरिमेंट फैक्टर भी होता है। तो वो था हमारे पास, ये आपको पता है कि चिंपैंजी, ठीक है। तो उन्होंने चिंपैंजी लिया था जिसका नाम था सुल्तान। सो सुल्तान नाम नामक एक चिंपैंजी लिया था जिसको वन मानुष कहते हैं, ठीक है। हम वन मानुष भी इसको बोल सकते हैं। देखो, चिंपैंजी एक ऐसा एनिमल है जिसके जिसके पास एक ऐसी थोड़ी बहुत हम कह सकते हैं उसके पास इंटेलिजेंसी होती है, लेकिन मैं थोड़ी बहुत कह सकता हूं। उन्होंने यह इसलिए लिया क्योंकि एक हम कह सकते हैं जो एक इन्फेंट होता है, एक बच्चा होता है, छोटा बच्चा, ठीक है। तो उस बच्चे की तरह एक वयस्क वन मानुष या चिंपैंजी हो सकता है। कहने का मतलब जिस तरीके से एक बच्चा मीन्स समाज में जिस तरीके से रिएक्ट करता है, उसी तरीके से एक वयस्क जो वन मानुष है या चिंपैंजी है वह रिएक्ट करेगा। तो कहने का मतलब बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करने की बजाय उन्होंने वन मानुष को चूज किया कि यह भी एक बच्चे की तरह ही रिएक्ट करता है, इसलिए उन्होंने सुल्तान नामक एक चिंपैंजी लिया, ठीक है। तो उस पर एक्सपेरिमेंट किया था। तो उस एक्सपेरिमेंट के बारे में हम बात करेंगे कि कैसे जो चिंपैंजी है या सुल्तान है, तो कैसे वह अपने मन में समझ बना करके जो भी फूड है उसको प्राप्त करने की कोशिश करता है। सो एक्सपेरिमेंट में क्या था इसकी बात हम कर लेते हैं। देखो, यहाँ पे हम एक जो भी पिंजरा है जिसमें वन मानुष को या चिंपैंजी को क्या कर दिया गया, रख दिया गया। तो ये हमारे पास चिंपैंजी है। ड्राइंग ऐसी वैसी है, जस्ट मान के चलो कि ये चिंपैंजी है, ठीक है। तो ये हमारे पास चिंपैंजी है जिसका नाम है भाई सुल्तान, ठीक है। सो इसको पिंजरे में बंद कर दिया गया, छोड़ दिया गया, और ऊपर कुछ जो भी फल है वो लगा दिए गए, ठीक है। कुछ फल रख दिए गए, ये हमारे पास बनानास हमने रख दिए, ठीक है। सो अब भाई यहाँ पे इसके पास, यहाँ पे हम रख देते हैं कि ये एक तरीके का पिंजरा है, ठीक है। सो ये हमने पिंजरा बना दिया, ठीक है। ये पिंजरा बन गया, और यहाँ पे रख देते हैं हम एक रॉड, ठीक है। तो ये हमारे पास है एक तरीके से रॉड, ठीक है। और ये यहाँ पे रख दो, थोड़ा दूर करके रख देते हैं इसको, ठीक है। सो ये एक तरीके से रॉड है।
एक दो और हम यहाँ पे भी रख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे रख दो। तो चिंपैंजी के पास कुछ रॉड्स पड़ी हैं, ठीक है, ये पत्थर वगैरह है। तो चिंपैंजी ने जब इसको भूख लगती है तो इसको अपना जो भी खाना है वो दिखाई देता है, ठीक है, यहाँ पे। तो इसके माइंड में अब यहाँ पे ये चीज चल पड़ती है कि भाई खाने को कैसे प्राप्त किया जाए, ठीक है। सो यही हम बात यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि भाई कैसे उसके मन में एक समझ विकसित होती है, और उस समझ के बेस पे यहाँ पे हम रॉड यहाँ पे रख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखेंगे भी। सो इसको यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। सो कैसे वह अलग अलग तरीके की थिंकिंग क्रिएट करता है फलों को प्राप्त करने के लिए, हम यहाँ पे उसकी बात करेंगे, ठीक है, ध्यान से समझना। तो यही एक्सपेरिमेंट था कि जो भी गेस्टाल्टिज्म थे उन्होंने देखना था कि कैसे ये फलों को प्राप्त करता है। इसके सामने कुछ सिचुएशन रख दी, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि भाई किसी भी समस्या को हल करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शनल हम कह सकते हैं कि विचार होते हैं। उन विचारों के बेस पे हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके सामने ये सारे जो हमने रखे हैं ना कुछ ऑब्जेक्ट, जैसे कि रॉड्स रखी हैं या पत्थर रखे हैं, तो ये एक तरीके की ऑप्शनल थिंकिंग ही है। लेकिन यह उस थिंकिंग को यूज करता है या नहीं, ये देखेंगे। तो फर्स्ट टाइम जब इसको भूख लगी बहुत ज्यादा, तो इन्होंने देखा कि भाई बनाना ऊपर है लेकिन वहां पर हाथ नहीं पहुंच सकता। तो फर्स्ट टाइम इसके माइंड में विचार आया, तो यह पहला विचार था, ठीक है। सो पहला विचार क्या आया कि भाई उछल कूद की जाए, है ना, कि उछल कूद करके वह क्या है, फलों को प्राप्त कर सकता है। तो हर बार वह उछलता लेकिन उसका हाथ फलों तक नहीं जाता था, उसका हाथ उस फूड तक नहीं पहुंचता था। तो वह क्या हो जाता है, निराश हो जाता है, और जहां पे वह असफल हो जाता है। कहने का मतलब ये क्या थी, उसके सामने हम कह सकते हैं कि पहला ऐसा विचार जो अल्टरनेटिव था, जो कि काम नहीं आया। तो कहने का मतलब पहली, ये एक तरीके से पहला सल्यूशन था, लेकिन यह उसमें क्या हो गया, असफल हो गया। लेकिन सॉल्व करने के लिए उसके माइंड में कोई चीज तो आई कि कैसे इसको प्राप्त किया जाए। तो फर्स्ट टाइम आया उछल कूद करना, जो कि असफल हो गया। कहने का मतलब ये फर्स्ट थिंकिंग थी। सेकंड टाइम इन्होंने अपनी आसपास की जगह को देखा कि मेरे पास कुछ ऐसी चीजें पड़ी है ना, जिसका यूज करके मैं क्या कर सकता हूँ कि इनको प्राप्त कर सकता हूँ। तो इसने देखा कि भाई मेरे पास कुछ पत्थर वगैरह पड़े हैं और रॉड्स वगैरह भी पड़ी हैं, है ना। तो इसने पत्थर उठा करके इसकी तरफ फेंका, फलों की तरफ, लेकिन फिर क्या हुआ कि वह फिर से क्या हो गया, असफल हो गया। कहने का मतलब फलों को तोड़ने के लिए, फल को तोड़ने के लिए इसने पत्थर से उस पर क्या किया, मीन्स पत्थर से तोड़ने की कोशिश की, ठीक है। तो फिर भी वह क्या हो गया, असफल हो गया। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं पत्थर का प्रयोग, तो वो भी क्या हो गया, असफल हो गया, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड थिंकिंग आई। थर्ड थिंकिंग में उसने देखा कि मेरे पास कुछ रॉड्स पड़ी हैं, है ना, तो मैं उस रॉड से क्या कर सकता हूं, इसको तोड़ सकता हूं। तो यह थर्ड सोल्यूशन था फलों को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो थर्ड में क्या किया उसने, रॉड्स उठाई, एक रॉड ली और उसको तोड़ने की कोशिश की, लेकिन रॉड्स से भी, मीन्स यह रॉड छोटी थी और यह क्या है, उस तक पहुंच नहीं पाई। तो उसने जो रॉड का प्रयोग किया, तो उसमें भी वह क्या हो गया, असफल हो गया। तो यहाँ पे फिर उसने अपने चारों तरफ की सिचुएशन को देखा। देखो हर बार मैं यही कह रहा हूं कि सिचुएशन को देख रहा है वो, है ना। तो कहने का मतलब यही है कि इनसाइट में जो हमने समग्र पढ़ा है ना, एक वर्ड या गेस्टाल्ट पढ़ा है, उसमें यही वो समग्र का मतलब ही ये है कि पूरी सिचुएशन को समझो अच्छे तरीके से। तो उसने फिर चारों तरफ नजर दुलाई अपनी चिंपैंजी ने, तो उसे ये सामने क्या हुआ कि ये बड़ी रॉड दिख गई, है ना। तो उसके माइंड में अब ये चीज आ गई कि मुझे ये रॉड मिल जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ, फलों को प्राप्त कर सकता हूँ। तो उसने पिंजरे से अपना हाथ इधर किया रॉड की तरफ, तो हाथ से इस रॉड को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, लेकिन वो क्या है, असफल हो गया। कहने का मतलब अब उसका मेन, उसके सामने एक नई समस्या आई, हाथ उसका पहुंच नहीं रहा था रॉड को प्राप्त करने के लिए। तो फिर उसने फिर अपनी तरफ देखा कि वह क्या कर सकता है, अपनी पूरी सिचुएशन को देखा कि मेरे पास जो एक ये रॉड है या ये रॉड्स पड़ी हैं, तो
इस रॉड की सहायता से इसको मैं अपनी तरफ क्या कर सकता हूं, खींच सकता हूं। कहने का मतलब इसके माइंड में प्रॉब्लम को हल करने का सॉल्यूशन आ गया था कि वह इस रॉड से क्या कर सकता है, फलों को प्राप्त कर सकता है। लेकिन नई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि इसको कैसे प्राप्त किया जाए, क्योंकि उसका हाथ नहीं पहुंच पा रहा था। ठीक है, तो इसने फिर क्या किया, जो भी उसके सामने जो छोटी रॉड पड़ी थी, उसने उसकी सहायता से इसको अपनी ओर खींचा और रॉड को क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। और इसने इस रॉड से फिर फलों को क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। इस तरीके से कहने का मतलब हर बार जो उसके माइंड में चीजें आ रही थी कि इस रॉड को प्राप्त करना, तो उसने छोटी रॉड से इसको प्राप्त किया है ना। फिर उसने, तो कहने का मतलब कि अंत में हम यही कह सकते हैं कि उसने बड़ी रॉड से जो भी फूड है उसको क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। बड़ी रॉड से फूड को प्राप्त कर लिया, तो इसमें हम कह सकते हैं वह सफल हो गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से मीन्स हर बार नई थिंकिंग क्रिएट हो रही है ना। तो यहाँ पे उसको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। अगर प्रैक्टिस होती तो वो इसमें इस मीन्स उछल कूद ही करता रहता कि कभी तो वह पहुंचेगा, है ना। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो उसने यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं की, उसने अपने माइंड का प्रयोग किया। तो वही वही जो माइंड का प्रयोग कर रहा है, वो ही तो इंसाइट है, वो ही तो अंतर्दृष्टि है। क्लियर है, तो होप के यहाँ पे ये चीज आप समझ रहे होगे कि कैसे एक बच्चे के मन में, या हम भी किसी भी प्रॉब्लम में जब फंस जाते हैं तो उसका हल करने के लिए हमारे माइंड में भी बहुत तरीके से, अलग अलग तरीके से विचार आते हैं। तो उन विचारों में से हम किसी एक का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि उसने बड़ी रॉड का प्रयोग किया कि भाई इससे वह फलों को प्राप्त कर सकता है। आई होप कि आप इस एक्सपेरिमेंट से समझ गए होंगे कि हमें कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनके लिए प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें, मैं कह सकता हूं कि जो साइकिल चलाना है तो वो एक मैकेनिज्म है। ठीक है, वह एक मैकेनिकल फंक्शन है, तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन अब इस कार्य के लिए हमें क्या है, थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा, है ना। सो कुछ कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसके लिए हमें मीन्स प्रैक्टिस की जरूरत होती है, जो कि उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग में या ऑपरेंट कंडीशनिंग में या हमने ट्रायल एंड एरर लर्निंग में देख लिए थे। लेकिन जो इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया, जो कि बिल्कुल हटके था किससे, व्यवहारवादियों से, जो भी बिहेवियरिज्म थे, उन्होंने जो अपना कॉन्सेप्ट दिया उनसे हटके था यह कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसलिए इस सिद्धांत को गेस्टाल्टिज्म बोला, क्योंकि इसमें पूरी सिचुएशन को समझा जा रहा है, और पूरी सिचुएशन को समझना हम हॉलिस्टिक अप्रोच बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो इसलिए इसको हमने एक नाम और दिया था कि इसको हम हॉलिस्टिक अप्रोच भी कह सकते हैं। ठीक है, ये भी आप अपनी कॉपी पे नोट कर लेना, वैसे मैं पहले लिखवा चुका हूं। तो चलिए हम आगे इसमें थोड़ा और बात करते हैं। एक बार उसने अपनी प्रॉब्लम को हल कर लिया, तो यह उसके माइंड में अब सेट हो जाएगा परमानेंटली, है ना। ये जो मीन्स उसने, यह सोल्यूशन है कि बड़ी रॉड से फूड को प्राप्त करना, ये सोल्यूशन उसके माइंड में सेट हो जाएगा, तो इसको कभी भी वह भूलेगा नहीं। तो यह फर्स्ट टाइम ही उसके माइंड में सेट हो गई है ये चीज, है ना। तो इसमें प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ी। कहने का मतलब अब जब भी उसको पिंजरे में रखा जाएगा, चिंपैंजी को, और फलों को प्राप्त करने के लिए मीन्स जब उसको भूखा रखा जाएगा तो वह फलों को प्राप्त करेगा, तो सीधा उसके माइंड में ये चीज स्ट्राइक करेगी कि भाई बड़ी रॉड कहाँ पे पड़ी है, मैं उससे प्राप्त कर सकता हूँ। ठीक है, सो ये क्या बन जाता है, एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है जिसमें हम पूरी सिचुएशन को समझ के क्या करते हैं, प्रॉब्लम को हल करते हैं। बाकी आगे हम और देखते हैं। सो गाइज, हमने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया जिसमें हमने देखा कि कैसे जो बनानास थे उसको कैसे प्राप्त किया है चिंपैंजी ने। तो यहाँ पे ना एक इसकी आलोचना सामने आ जाती है कि भाई जो भी उसने फलों को प्राप्त किया, तो उसके माइंड में अब एक ही सोल्यूशन सेट हो गया, और उस सोल्यूशन को क्या कहा, उस सोल्यूशन को कहा फंक्शनल फिक्स्डनेस। ठीक है, फंक्शनल फिक्स्डनेस कहने का मतलब कि जो भी उसने फंक्शन किया वो क्या हो गया, फिक्स हो गया उसके माइंड में, कि अब वो किसी और तरीके का सोल्यूशन मीन्स क्रिएट नहीं कर पाएगा अपने माइंड में। कि उसने बड़ी रॉड से बनानास को जो भी प्राप्त किया था, तो वो जो सोल्यूशन था वो अब कभी नहीं भूल पाएगा। तो इस चीज ने मीन्स क्या कर दिया, उस चीज के कारण वह फंक्शनल फिक्सनेस हो गया। फंक्शनल फिक्सनेस का मतलब है कि किसी भी
समस्या का हल हल माइंड में फिक्स हो जाना। तो उसके माइंड में फिक्स हो गया, जिससे इसी चीज को, फंक्शनल फिक्सनेस को हम ये कह सकते हैं कि फिर इसने माइंड को ब्लॉक कर दिया। ठीक है, तो यह एक तरीके की आलोचना मीन्स क्रिटिसिज्म एक निकल के सामने आ गया। ठीक है, क्रिटिसाइज हो गया कि भाई यह जो सिद्धांत है, इससे जो कोई मीन्स ऑब्जेक्ट है या ह्यूमन बीइंग है, किसी समस्या को हल कर लेता है, तो उस समस्या का जो हल है वह उसके माइंड में फिक्स हो जाता है, तो फिर वह दूसरा सोल्यूशन कभी भी फाइंड नहीं कर पाएगा। इसलिए उन्होंने क्या कह दिया कि यह एक फंक्शनल फिक्सनेस है, मीन्स जिसने उसके माइंड को जस्ट एक ही हल के बाद ब्लॉक कर दिया है। अब जब भी उसके सामने मीन्स उसके फलों को प्राप्त करने के लिए सिचुएशन दी जाएगी, तो उसके माइंड में एक ही चीज ट्राई करेगी कि भाई बड़ी रॉड कहां पर है, उससे वह क्या कर सकता है, फलों को प्राप्त कर सकता है। सो इसी चीज को दूर करने के लिए जो भी गेस्टाल्टिज्म थे, उन्होंने उसी सिचुएशन को थोड़ा क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये आप अपनी कॉपी पे नोट कर दो। अभी उन्होंने जो सिचुएशन दी उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, उसी तरीके से पिंजरे में जो भी हमारे पास चिंपैंजी था, ठीक है, उसको क्या कर दिया, कैद कर दिया। ठीक है, सो ऊपर वैसे ही उन्होंने क्या कर दिए, फल लगा दिए उनके लिए खाने के लिए, कि उसने कैसे इसको प्राप्त करना है। सो यहाँ पे क्या हुआ कि भाई यहाँ पे अब उन्होंने जो रॉड्स रखी थी वो रॉड्स नहीं रखी, यहाँ पे उसमें उन्होंने क्या किया कि कुछ बॉक्सेस रख दिए। ठीक है, सो उन्होंने क्या कर दिया, जैसे कि ये बॉक्स है एक हमारे पास, और इसके पास हम यहाँ पे ये भी रख देते हैं। ठीक है, सो एक ये रख देते हैं हम इसके पास। ठीक है, एक ऐसे, ये इस तरीके से क्या कर दिया कि यहाँ पे कुछ बॉक्सेस रख दिए, कि देखते हैं कि चिंपैंजी इस बॉक्सेस के बेस पे, इसकी सहायता से, इनकी सहायता से वह क्या कर सकता है, फलों को प्राप्त कर सकता है या नहीं। जैसे ही इसे भूख लगी चिंपैंजी को, सो इसने देखा कि भाई वो बड़ी रॉड कहाँ पर है ना, बड़ी रॉड कहाँ पर है, लेकिन ये रॉड रखी ही नहीं थी। तो अब वह फिर से अपना दिमाग है, मीन्स जो विचार है, जो थिंकिंग है, उसका यूज करने लग गया, जो भी अल्टरनेटिव थिंकिंग है। तो इसने फिर से फर्स्ट टाइम देखा कि भाई उछल कूद की जाए, है ना, सो वह क्या हो गया, असफल हो गया। तो फिर इसने क्या देखा कि मेरे पास कुछ बॉक्सेस पड़े हैं, है ना, तो इसने जैसे कि ये बॉक्स उठा लिया, इसको उठा करके इसने यहाँ पे रखा, उसके ऊपर चढ़ गया, तो फलों को मीन्स तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह फिर से असफल हो गया। तो वह बॉक्सेस का यूज कर रहा है बार बार, लेकिन क्या हो रहा है, वह असफल हो रहा है। तो फिर उसके माइंड में अचानक से एक अंतर्दृष्टि ऐसी आई कि भाई एक बॉक्स के ऊपर एक और बॉक्स रखा जाए, और इस बॉक्स को ऊपर रख के इसके ऊपर एक और बॉक्स रखा जाए, जैसे कि ये, और फिर ये रखा जाए। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि बॉक्स के ऊपर जैसे भी हम बॉक्स रखेंगे, है ना, तो एक तरीके से सीढ़ी बन जाएगी। ठीक है, तो उसने ऐसे क्या किया कि उसने बॉक्स के ऊपर बॉक्सेस रखे, ठीक है, चिंपैंजी ने। तो फिर उसने उसके ऊपर चढ़ करके क्या किया, अपने फलों को, अपने फूड को प्राप्त कर लिया। तो ये मीन्स उन्होंने जो उसकी आलोचना थी उसको खत्म कर दिया था कि भाई कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, प्राणी है, या ह्यूमन है या एनिमल है, वह समस्या को हल करने के लिए दूसरा तरीका भी यूज कर सकता है। ठीक है, लेकिन उसके सामने हम जो सोल्यूशन है उसको थोड़ा तोड़ मरोड़ कर रख दो, तो वह सोल्यूशन को कैसे जोड़ करके किसी समस्या को हल करता है। ठीक है, सो ये उन्होंने जो फंक्शनल फिक्सनेस था इसको दूर कर दिया। तो अगर आपको ये वर्ड मिले फंक्शनल फिक्सनेस, तो यह मीन्स एक हम कह सकते हैं, यह एक क्या है कि किसी भी समस्या का जो सोल्यूशन होता है, वो एक ही सोल्यूशन जब हमारे माइंड में सेट हो जाता है, तो इट मीन वो फंक्शनल फिक्सनेस हो जाती है, जब माइंड को हम कह सकते हैं ब्लॉक कर देती है। ठीक है, मीन्स हमारे मन में एक ही हल होता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि यहाँ पे हम किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए, प्रॉब्लम तो सेम ही थी, ठीक है, सो प्रॉब्लम सेम थी, तो उसको उसने पहले और तरीके से हल किया, फिर दूसरे तरीके से मीन्स सोल्यूशन फाइंड किया। तो ये सोल्यूशन 1 ले लिया हमने, ये सोल्यूशन 2 ले लिया। फर्स्ट टाइम उसने क्या किया था कि रॉड से फलों को प्राप्त किया, सेकेंड टाइम उसने बॉक्स के ऊपर बॉक्स रख करके, है ना, फलों को प्राप्त कर दिया।
सो प्रॉब्लम को हल करने के लिए उसने अलग अलग सोल्यूशन फाइंड कर लिए। तो जब हम किसी भी प्रॉब्लम के अलग अलग सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये किसको रिफ्लेक्ट करती है, यह चीज क्रिएटिविटी को रिफ्लेक्ट करती है। सो कहने का मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इनसाइट जो हमारी अंतर्दृष्टि होती है उसमें क्रिएटिविटी झलकती है। ठीक है, तो ये आप याद रखना। तो इसी तरीके से आगे जो इनसाइट लर्निंग में जो अंतर्दृष्टि है इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। सो गाइज यहाँ पे हम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इसकी विशेषताएं हैं उसकी बात कर लेते हैं। सो हमारे पास ये कुछ चीजें लिखी हुई हैं तो इसको मैं आपको समझा देता हूँ कि इनसाइट लर्निंग थ्योरी में जो इनसाइट है इनमें कौन कौन सी विशेषताएं निकल के सामने आ जाती है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमने लिखा लर्निंग, तो मैं कह सकता हूँ देखो कि इनसाइट अंतदृष्टि में भी जो अधिगम है वो हो सकता है। ठीक है, सो अंतदृष्टि में जो अधिगम है वह हो सकता है, और जो अधिगम है हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं अधिगम स्थायी होता है। स्थायी मतलब कि वह हम कभी भी जो भी हमने किसी सोल्यूशन से प्रॉब्लम को हल कर लिया है तो उस सोल्यूशन को हम कभी भी नहीं भूलेंगे। तो वह सोल्यूशन में जो अधिगम हुआ है, लर्निंग हुई है, वह स्थायी है। तो अधिगम स्थायी रूप से होता है, तो ये इसका गुण है। दूसरा हमने किया सिंथेसाइज मेथड मींस विश्लेषण, सॉरी संश्लेषण। तो इसमें हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए हम यहाँ पे चीजों को कलेक्ट करते हैं, उसका संश्लेषण करते हैं। संश्लेषण का मतलब होता है जोड़ना। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा होगा कि भाई जो भी रॉड्स थी तो उसने देखा कि रॉड्स में किस रॉड का यूज किया जाता है, तो उसने पूरी रॉड्स को इकट्ठा किया है ना। तो उसमें उसे फिर पता चला कि भाई बड़ी रॉड से हम फलों को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही हमने बॉक्स की सिचुएशन रखी तो उसने बॉक्स को भी इकट्ठा किया कि पहले बड़ा रखा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, इस तरीके से उसने जो भी स्टेप्स का निर्माण किया है ना, स्टेप्स बनाई, फिर वह अपनी उस सीढ़ी पे चढ़ के उसने फलों को प्राप्त किया। तो आपने देखा होगा कि सिचुएशन क्या हो रही है कि किसी भी प्रॉब्लम को यहाँ पे टुकड़ों में हल करके नहीं किया जा रहा, उसको जोड़ करके हल किया जा रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब सिंथेसाइज मेथड। तो ये मैं आपको बता दूं, इसमें ज्यादातर जो हम रीजनिंग प्रॉब्लम होती है ना उसको हम हल कर सकते हैं इस मेथड से। रीजनिंग प्रॉब्लम्स को हम इसी मेथड से कर सकते हैं। देखो हमने स्टार्टिंग में किया था कि भाई समग्र, समग्र का मतलब होता है संपूर्ण सिचुएशन को समझना। यहाँ पे मैं एक सिचुएशन ले लेता हूँ। रीजनिंग प्रॉब्लम में ऐसी प्रॉब्लम होती है जैसे कि यहाँ पे हम रख लेते हैं 1 4 9 16 और 25, और मैं कह दूं कि यहाँ पे क्या आएगा। ये एक हमने सिचुएशन रख ली है ना, तो मैं यहाँ पे पूछ रहा हूं आपसे कि ये क्या आएगा, लेकिन उससे पहले मैंने आपको ये चीजें शो नहीं की, ये चीजें मैंने छुपा ली। जैसे कि यहाँ पे मैंने ये चीजें छुपा ली, तो मैंने कहा कि भाई इसके बाद क्या आएगा। तो आप अब अंतदृष्टि का यूज करोगे कि 25 के बाद 26 भी आ सकता है ना। तो यहाँ पे मैं ये भी कह सकता हूँ कि नहीं 25 के बाद 27 भी आ सकता है ना, 27। तो भाई 26 27 ऐसे हमारे मन में क्या है, सोल्यूशन आ रहे हैं। लेकिन उन सोल्यूशन को मैं गलत कह सकता हूं क्योंकि हमारे सामने पूरी सिचुएशन ही नहीं है, मैंने सारी सिचुएशन छुपा रखी है। मैं जस्ट ये एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आप समझ जाएं कि इनसाइट कैसे बनती है हमारे माइंड में। तो अब हमारे माइंड में यहाँ पे मैंने पूरी सिचुएशन रख दी कि भाई ये एक सिचुएशन है, इसमें हमने पता करना है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो आप यहाँ पे इस सिचुएशन को समझोगे कि पहले 1 है, फिर 4 है, फिर 9 है, फिर 16 है, 25 है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक हम कहेंगे कि इसको देखोगे, मीन्स इस रीजनिंग को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, है ना, कि इसमें कौन कौन सी चीजें आ रही हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि भाई 1 का स्केयर, 2 का स्केयर, 3 का स्केयर, और ये 4 का स्केयर, और ये 5 का स्केयर, इट मीन्स ये 6 का स्केयर होगा, है ना। तो ये आप कह सकते हो कि ये यहाँ पे हमारे पास 36 आ जाएगा, है ना। तो ये नंबर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो कहने का मतलब किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए हमारे पास मीन्स पूरी सिचुएशन हमारे सामने होनी चाहिए। यहाँ पे मैं इतनी सिचुएशन को छुपा देता, हाइड कर देता, तो आप प्रॉब्लम को हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, विचार आपके मन में आते जाएंगे, लेकिन हम कह सकते हैं कि वह अल्टरनेटिव थिंकिंग है क्योंकि आपके सामने अभी समस्या ही नहीं है। तो समस्या को सामने रखना पड़ेगा। एज अ टीचर होने के नाते पूरी सिचुएशन को बच्चों के सामने रखना पड़ेगा और वहां पे बच्चों को सोचने का टाइम भी देना पड़ेगा। ठीक है, सो टाइम देना, सिचुएशन को सामने रखना, ये भी चीजें इसमें आती हैं। ठीक है, तो ये सिंथेसाइज मेथड आ गया। उसके बाद आ गया हमारे पास ओरिजिनलिटी मीन्स ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है कि जो भी हमारे माइंड में विचार आते हैं तो उसको हम कहेंगे कि वह नए विचार होते हैं। ठीक है, सो हमारे माइंड में नए विचार आते हैं, मौलिकता
होती है। तो इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो भी विचार हमारे मन में आते हैं वह मौलिक व नए होते हैं, ठीक है। मौलिक व नए विचार हमारे मन में आ रहे हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि फर्स्ट टाइम प्रॉब्लम को सॉल्व किया, चिंपैंजी ने रॉड से फूड को प्राप्त किया। सेकंड टाइम उसने प्रॉब्लम को सॉल्व किया, बॉक्स के ऊपर बॉक्स रख करके फूड को प्राप्त किया। तो मौलिक, उसको बोलेंगे मौलिकता या नयापन, ठीक है। आगे हमारे पास आता है क्रिएटिविटी। सो क्रिएटिविटी होती है सृजनात्मकता, है ना। तो ये हमें पता है, इसको अच्छी तरीके से हम जब इंटेलिजेंसी का टॉपिक करेंगे तो इंटेलिजेंसी में इसको हम अच्छे तरीके से समझेंगे। क्रिएटिविटी जिसका मतलब होता है सृजनात्मक, और सृजनात्मक का मतलब होता है कि किसी भी समस्या को नए तरीके से हल करना, ठीक है। तो इसी में क्रिएटिविटी से ही हम चीजों में जो भी संशोधन है वो कर सकते हैं। मीन्स मॉडिफिकेशन जो आती है वो क्रिएटिविटी के कारण ही आती है, ठीक है। मॉडिफिकेशन क्रिएटिविटी के कारण ही आती है। सो क्रिएटिविटी झलकती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग का भी मतलब यही होता है कि जो भी हमारे विचार हैं वो क्या है, फैलते हैं। इसमें हमारे विचार क्या होते हैं, फैलते हैं। इसको हम आउट ऑफ द बॉक्स बोलेंगे। डाइवर्जेंट थिंकिंग को हम आउट ऑफ द बॉक्स बोलते हैं कि हमारी जो थिंकिंग है वह फैलती है। कहने का मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग को हम कह सकते हैं कि प्रॉब्लम हमारे पास एक होती है और सोल्यूशन उसके कई होते हैं। तो जैसे कि ये सोल्यूशन 1, ये सोल्यूशन 3, ये सोल्यूशन 4, तो एक प्रॉब्लम के कई हल निकलना। तो यहाँ पे भी किसी समस्या के हल नए तरीके से, है ना। तो ये दोनों सेम चीजें ही हैं। क्रिएटिविटी का संबंध डाइवर्जेंट थिंकिंग से ही होता है, इसलिए अंतदृष्टि में डाइवर्जेंट थिंकिंग भी आ जाती है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी इसमें विशेषता चली जाती है कि हम जो भी हमारी लर्निंग है उसको एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। सो ये ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी आप लिख लेना। इसमें हमारे पास एक और विशेषता आती है, वो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती। ये भी आप लिख लो कि प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती। तो प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती तो फिर जरूरत किसकी होती है भाई, इसमें हम कह सकते हैं कि सूझ की जरूरत होती है। सूझ जहां समझ, ठीक है। तो सूझ जहां समझ की जरूरत होती है। तो ज्यादातर रीजनिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उसको हम हल करते हैं, ठीक है, अपनी अंतर्दृष्टि से। तो बहुत सारी समस्याएं आप अपनी अंतर्दृष्टि से हल करते हो। तो ये था हमारे पास इनसाइट लर्निंग क्यूरी के विशेषताएं। आगे हम इसमें मीज हम कह सकते हैं कि इसमें ना जो भी हमने जैसे कि पढ़ा कि रिक्वायरमेंट, हम रिक्वायरमेंट बोल सकते हैं कि किसी भी समस्या को हल करने के लिए कुछ चीजें हैं जो हमें करनी पड़ेगी। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो ये आप अपनी कॉपी पे नोट कर लेना, आगे हम थोड़ा और देख लेते हैं इसमें। सो भाई जैसे कि हमने बात की है कि इसमें कौन कौन सी चीजें जरूरी है कि किसी भी समस्या को हल करने के लिए, और एज अ टीचर होने के नाते बच्चों के लिए आपको कौन कौन सी चीजें मीज करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो वो हम इसको एज अ प्रिंसिपल मान लेते हैं कि इसके प्रिंसिपल क्या हो सकते हैं। तो इसमें एक तो ये याद रखना है कि एडजस्टेबल, हम इसको बोलेंगे एडजस्टेबल सिचुएशन को क्रिएट करना, एडजस्टेबल सिचुएशन क्रिएट करना, ठीक है। तो ये आप याद रखोगे। अब एडजस्टेबल सिचुएशन का मतलब क्या है, कहने का मतलब जो भी आप प्रॉब्लम, ये सिचुएशन एक तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम बच्चों को दे रहे हो आप, वो एडजस्टेबल होनी चाहिए, अनुकूल होनी चाहिए। अनुकूल कह सकता हूं मैं इसको। मींस बच्चों के हम कह सकते हैं कि एज के और उसके जो भी जितना भी उसका माइंड है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। कि समस्या यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि समस्या बच्चों की समझ के अनुसार होनी चाहिए, समझ के अनुसार होनी चाहिए। कहने का मतलब ऐसी समस्या आप बच्चों को प्रोवाइड करोगे, ऐसी प्रॉब्लम्स बच्चों को प्रोवाइड करोगे जो कि उसकी समझ के अनुसार हो। ऐसा नहीं है कि बच्चा है 4th क्लास का, आप उसको 10th क्लास की प्रॉब्लम दे दोगे कि भाई सॉल्व करो,
है ना। सो फोर्थ क्लास का बच्चा है तो फोर्थ स्टैंडर्ड के लिए जो भी प्रॉब्लम्स वो हल कर सकता है, तो उसी तरीके की प्रॉब्लम्स प्रोवाइड करना। तो ये मैं कह रहा हूं, इसलिए मैंने इसको कहा कि हमें इसमें देखना पड़ेगा कि जो भी हम सिचुएशन बच्चों को दे रहे हैं, जो भी उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, वो एडजस्टेबल होनी चाहिए, कि बच्चों की समझ के अनुसार होनी चाहिए। तो यहाँ पे समझ की बात आई है, तो समझ का मतलब मैं थिंकिंग कहता हूँ, ठीक है, कि बच्चों के चिंतन के अनुसार, थिंकिंग के अनुसार होनी चाहिए। तो थिंकिंग में आप याद रखना, थिंकिंग में लेवल ऑफ थिंकिंग जो आती है, इसमें 3 लेवल आते हैं थिंकिंग के, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट है अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, और सेकंड आप याद रखोगे इसको मेमोरी, और थर्ड हमारे पास आता है इसमें रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट बोल सकते हो या रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हो। देखो, किसी भी समस्या को हमें समझना पड़ेगा, ठीक है, और उसके बारे में हमारे पास एक मेमोरी भी होनी चाहिए किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए। मीन्स एक, हम उसको कैसे समस्या को हल कर सकते हैं, तो हमारे पास कुछ मेमोरी होती है। मीन्स पिछली कुछ समस्याओं को जो हमने हल किया है, उसको आगे समस्याओं का मीन्स ट्रांसफर करना, ठीक है। सो वो एक तरीके की मेमोरी होती है। तो थिंकिंग में हम अपनी अंडरस्टैंडिंग का यूज करते हैं, मेमोरी का यूज करते हैं, जो पहले याद की गई चीजें होती हैं उसका यूज करते हैं, ठीक है। फिर हम रिफ्लेक्शन देते हैं, रिफ्लेक्शन में मीन्स हमारा एक रिएक्शन आ जाता है, कि हम रिएक्ट किस तरीके का कर रहे हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इसी चीज को लेवल ऑफ लर्निंग भी बोल देते हैं, ठीक है, इसी चीज को लेवल ऑफ लर्निंग बोल देते हैं। अगर लेवल ऑफ थिंकिंग आए तो भी ये आप याद रखोगे, और लेवल ऑफ लर्निंग आए, ये 3 लेवल हैं, अंडरस्टैंडिंग, मेमोरी, इसके लिए मेमोराइजेशन वर्ड भी यूज हो सकता है, और रिफ्लेक्शन, ठीक है। सो यहाँ पे उसकी समझ या थिंकिंग के बेस पे ही प्रॉब्लम आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। सेकंड, हम यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, सेकंड में हम लिखेंगे आ, जो भी हम प्रॉब्लम दे रहे हैं बच्चों को, मीन्स सिचुएशन को क्लैरिफाई करना, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, कि जो भी प्रॉब्लम आप दे रहे हो उसको क्लैरिफाई करना पड़ेगा। अब क्लैरिफाई का मतलब वही आ गया ना, कि जैसे कि 1, 4, और ये हमारे पास 9, 16, 25 है ना। तो जैसे कि हमने ये एक प्रॉब्लम ली थी, इसको क्लैरिफाई करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि आप इस चीज को हाइड कर लो, तो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन नहीं हो रही है, स्पष्टता नहीं हो रही है। तो कहने का मतलब कि जो भी सिचुएशन है उसको उसकी आंखों के सामने पूरी सिचुएशन को रखा जाएगा, ताकि वह अपनी समझ का यूज कर सके, ठीक है। तो सिचुएशन को क्लैरिफाई करना, कि पूरी सिचुएशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, न कि उसका कुछ हिस्सा आपको हाइड कर लेना है, ठीक है। एक ये हो गया, और तीसरा इसमें आपको मीन्स हम कह सकते हैं सूटेबल टाइम देना, ठीक है। तो बच्चों को समस्या को हल करने के लिए सूटेबल टाइम भी देना चाहिए, ठीक है। कि भाई ऐसा नहीं है कि एक समस्या प्रोवाइड कर दी आपने और आप उसको कह दो कि आपके पास 5 सेकंड है, हल कर दो, है ना। तो बच्चा क्या है, 5 सेकंड में हमें पता है कि हल नहीं कर पाएगा, तो उसको एक सूटेबल टाइम दिया जाए, कि आपके पास 2 मिनट है, जहाँ 5 मिनट है, कि यह समस्या जितने टाइम में वह सॉल्व हो सकती है, ठीक है। तो बच्चों के माइंड के अनुसार, एज के अनुसार, उसकी समझ के अनुसार जो भी सिचुएशन है उसको क्रिएट करना, सिचुएशन को क्लैरिफाई करना, और एक प्रॉपरली उसको टाइम देना, कि भाई इस टाइम पे आप इस समस्या को हल कर सकते हो, तो इसको हल करने की कोशिश करो, ठीक है। तो हमें टाइम भी देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टीचर उतावला हो रहा है कि भाई जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, ठीक है। ऐसी चीजें इसमें हमने नहीं रखनी है। तो गाइस, ये था हमारा टॉपिक, इनसाइटफुल लर्निंग थ्योरी। आई होप कि आपको चीजें सारी समझ आ गई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, तो हम ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे आपके लिए, ठीक है। हमारे चैनल को ज्वाइन लें, और ज्वाइन करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम अगली थ्योरी के साथ। तब तक के लिए देखते रहें हमारा चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।